समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा जो काम करते थे उनको एक मदद माश भूमि दी जाती थी, आइमा या एम्मा कहा जाता था। ये जो भूमि होती थी ये टैक्स विहीन होती थी। यह भूमि जिन लोगों के पास रहती थी वो उससे आय अर्जित करें, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, ये कभी किसी व्यक्ति को दे दिया जाता था, धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाता है, ये चीजें होती थी। जैसे अकबर ने हरमंदिर साहिब को भी 500 बीघा जमीन दिया था, जिसमें आज अमृतसर का टेम्पल बना है सूर्य मंदिर, वो अकबर के द्वारा दी गई मदद-ए-माशी भूमि थी। ठीक है, कहते हैं जिन लोगों के पास ऐसी भूमियां या जिन संस्थाओं के पास ऐसी भूमि है वो उन्हीं के पास बनी रहने दी जाएगी, उनसे वापस नहीं किया जाएगा। उसने सद्रे जहां को आदेश दिया कि वह प्रतिदिन निर्धनों की देखभाल करे, क्योंकि सद्रे जहां जो है वही धार्मिक कार्यों की देखभाल करता था, इसलिए उसने ऐसा आदेश उन्हें दिया। 12, ठीक है, इसमें क्या कहा, कारागारों में बंद कैदियों को मुक्त कर दिया जाए, यानी कारागार में जो भी कैदी बंद थे सभी को मुक्त करने की बात आ रही है, सभी कैदियों को छोड़ने की बात आ रही है। इसने ऐसा किया भी। ठीक है, तो ये 12 अध्यादेश हैं जहांगीर के। और जब हम इन 12 अध्यादेशों पर ध्यान देते हैं तो ये लगता है कि जहांगीर ने अपने पिता की जो परंपरा थी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरी चीज, प्रारंभ तो जहांगीर ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में अत्यधिक शराबी होने के कारण जहांगीर ने अपनी संपूर्ण शासन सत्ता नूरजहां और नूरजहां गुट के हाथों में सौंप दी। स्वयं शासन सत्ता या शासन व्यवस्था में दिलचस्पी जो लेता था वो कम हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आई जहांगीर के समय में। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर रहे थे 1 मिनट, हम लोग बात कर रहे हैं जहांगीर की, और जब जहांगीर की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने उसके 12 अध्याय देखे। ठीक है, अब 12 अध्यायों के बाद हम लोग देख लें जहांगीर के अभियान क्या क्या थे। और जब अभियान की बात करते हैं तो सबसे पहला जो अभियान था उसका वो था मेवाड़ का, क्योंकि योग्य पिता की अयोग्य संतान वो नहीं कहलाना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ राजपुताने में इकलौता ऐसा राष्ट्र था जिसे अकबर विजित नहीं कर पाए या मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इकलौता मेवाड़, और उसमें भी कौन, राणा प्रताप सिंह ने 1597 में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। और जब प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई तो नए राणा जो बनते हैं वो बने राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह भी प्रताप सिंह की ही तरह योग्य, बहादुर और राजपुताने के सम्मान को बचाए रखने वाले व्यक्ति थे। अमर सिंह ने अकबर के जीवित रहने तक मुगल आधिपत्य को स्वीकार ही नहीं किया। जब अकबर की मृत्यु हो गई तो नए शासक कौन हो गए, जहांगीर। और अब तो भाई दक्षिण में खानदेश इत्यादि भी अकबर ने जीत लिया था, अहमदनगर से संधि करी ली थी। ठीक है, उत्तर भारत में लगभग संपूर्ण विजित ही कर लिया है। जहांगीर के लिए था क्या कि पापा जो नहीं कर पाए वो बेटवा कर ले जाए, यानी जो अकबर नहीं कर पाए हैं वो मैं करके अगर दिखा दूं तो स्वाभाविक है मैं पापा जैसा महान बन सकता हूं। इसलिए इनका जो सबसे पहला अभियान हुआ वो हुआ मेवाड़ पर। पहले अभियान में सफलता नहीं मिली, दूसरा अभियान में सफलता नहीं मिली, तीसरा अभियान जो हुआ, इस तीसरे अभियान का नेतृत्व शहजादा खुर्रम के द्वारा किया गया। जहांगीर स्वयं
अजमेर पहुंच गए। ठीक, राजा बसु इत्यादि को भी शहजादा खुर्रम के सहयोग में भेजा गया और स्थिति ये हो गई कि शहजादा खुर्रम, जहांगीर और दूसरे लोग, इन लोगों ने चित्तौड़ की पहाड़ी को तीन तरफ से घेर लिया। राणा जंगलों में भाग गए थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में राणा के सामने एक ही चारा था कि वो संधि की बात करें। अंततः राणा ने मजबूर होकर के शुभकर्ण और हरिदास, दो व्यक्ति थे, राणा ने शुभकर्ण और हरिदास, इन दो व्यक्तियों को, शुभकर्ण और हरिदास नामक दो व्यक्तियों को मैत्री दूत के रूप में संधि हेतु भेजा। ठीक, अब जब मैत्री दूत के रूप में राणा जैसा व्यक्ति भेज रहा है तो जहांगीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था कि राणा यदि संधि के लिए थोड़ा सा भी तत्पर हुए हैं तो ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने भी राजपूतों के साथ मित्रवत और वैवाहिक रिश्ते ही बनाए थे। राणा कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए राणा जैसा भी चाहें वैसी संधि उनसे कर लेनी चाहिए। और अंततः 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो गई। ठीक, अब जो संधि होती है उसकी धाराएं देखिए क्या क्या थी, पूछा भी गया है धाराओं के विषय में, मिटाल दे रहे हैं। इन धाराओं में यह कहा गया, चित्तौड़ की यदि इच्छा हो तो वैवाहिक रिश्ता बनाएं, अन्यथा नहीं। उन्हें छूट है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो चाहे तो बनाएं चाहे तो ना बनाएं। यानी मेवाड़ के पक्ष में चीजें दी गई। दूसरी, अमर सिंह को मुगल दरबार में आने से छूट दी गई। यानी राणा की इच्छा नहीं है अगर मुगल दरबार में आने की तो मुगल दरबार में ना आए, किसी और को भी भेज सकते हैं। इसके बदले में राणा अमर सिंह ने राणा करण सिंह, इनके जो पुत्र थे करण सिंह, अरे क्या बात है भाई, राणा करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। जहांगीर ने करण सिंह को 5000 की मनसब दी। ठीक है, यानी इन संधियों से मेवाड़ के सम्मान की रक्षा की गई। यहां जो भी चीजें थी वो राणा अमर सिंह की जो भी थी सम्मान के लिए, जिसको वो बहुत बुरा मानते थे प्रताप सिंह, उससे इनको छूट दे दी गई। अब समस्या जो था मुगलों की तरफ से जो प्रमुख संधि की गई उसमें यह कहा गया कि मेवाड़ चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करेगा। जो ये चीजें थी, सिर्फ इनकी तरफ से यह कहा गया कि सिर्फ किलेबंदी या मरम्मत नहीं करेगा चित्तौड़ किले की। कौन? मेवाड़। लेकिन शाहजहां के समय जब ये चीजें हुई तो पुनः मेवाड़ मुगल संबंध खराब हो जाते हैं और युद्ध की स्थिति आ जाती है, और हुआ भी। ठीक है, तो ये चीजें थी। अहमदनगर इत्यादि से हम लोग बहुत ज्यादा इधर नहीं, अहमदनगर शाहजहां के ही समय चीजें आएंगी। अब ये देखें कि मलिक अंबर
जो अहमदनगर के थे उनके विषय में भी आता है, लेकिन वो जब हम लोग प्रांतीय राज्यों की बात करते हैं तो उसमें उसको देखा जाएगा। अब जो जहांगीर से सबसे ज़्यादा रिलेट करती हैं वो है नूरजहां। तो नूरजहां के विषय में हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नूरजहां ने जहांगीर के संपूर्ण शासनकाल को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, वो भी 1611 के बाद। ठीक है, नूरजहां। ये जो नाम है नूरजहां, नूरमहल, ये दोनों नाम जहांगीर के दिए गए, जबकि नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ठीक, अब समस्या ये थी कि मेहरुन्निसा का जन्म 1577 में हुआ। अब बहुत से आरोप भी लगते हैं जहांगीर के ऊपर भी, पता नहीं क्या क्या। इनकी प्रारंभिक जो शादी हुई वो हुई शेर अफगन से, लेकिन शेर अफगन की हत्या हो जाती है और कहते हैं शेर अफगन की हत्या में कहीं ना कहीं जहांगीर का हाथ था। अब कहानियां बहुत सी बन सकती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि नूरजहां को बचपन से ही जहांगीर बड़ा प्रेम करते थे और जब ये युवराज थे और शक्ति इनके हाथ में आई, ये जमींदार बने कहीं के, तो उन्होंने नूरजहां को प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन इनकी बुरी आदतों के कारण, क्योंकि बड़े अय्याश टाइप में थे, नशेड़ी भी बहुत थे, इनकी बुरी आदतों के कारण मेहरुन्निसा के पिता ने इनसे विवाह न करके शेर अफगन से कर दिया, जो एक छोटी सी जमींदार का मालिक था। लेकिन इन्होंने सिर्फ जमींदारी क्षेत्र में राजस्व के भ्रष्टाचार को लेकर के शेर अफगन के खिलाफ आरोप लगाया और बाद में इन्हीं के सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। जब उसकी हत्या हो जाती है शेर अफगन की, तो मेहरुन्निसा हो गई बेवा। तो ऐसी स्थिति में नूरजहां को कहाँ जाना चाहिए था? अपने भाई के पास, अपने पिता के पास, माता पिता के पास, या वहीं रहना चाहिए? भाई होना तो यही चाहिए था, या तो वो संपूर्ण जागीर की देखभाल नूरजहां के ही हाथों में सौंप दी जाए, पहली चीज। दूसरा, ऐसी बेवा स्थिति में नूरजहां को उसके माता पिता के पास भेजा जाए या भाई के पास भेजा जाए, क्योंकि भाई भी जीवित थे, माता पिता भी जीवित थी। लेकिन जहांगीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने नूरजहां को मुगल हरम में ला करके अपनी मां की सेविका बना दिया। अब जहांगीर अपनी आत्मकथा में यह लिखते हैं कि मैंने मेहरुन्निसा को पहली बार नौरोज त्योहार के अवसर पर 1610 या 11 में देखा था। कहते हैं जब मैंने नौरोज त्योहार के अवसर पर उसे पहली बार देखा तभी मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब अगर वो सबसे अच्छी तब लगी थी तो इसके पहले तुम जो ये षड्यंत्र कर रहे थे उसे उसके पिता के पास न भेज करके अपने हरम में ले आए, मम्मी की सेविका नियुक्ति, अरे किसी और की भी सेविका नियुक्त कर दिए थे, मम्मी की सेविका क्यों नियुक्ति किया तुमने? उसमें ऐसा क्या गुण था कि तुम उसे हरम में लेकर के अपनी मां की सेविका, और तुमने उससे पहले उसको देखा ही नहीं था। कहते हैं नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा और फिर देखने के बाद कुछ ही समय बाद विवाह कर लिया, और विवाह के बाद तो स्थिति ये हो गई कि क्या बताया जाए। ठीक है, तो मेहरुन्निसा से विवाह किया, उसके बाद नूरजहां, नूरमहल इत्यादि की। नूर का मतलब होता है प्रकाश और जहां का मतलब होता है विश्व, यानी संपूर्ण विश्व को प्रकाशमय करने वाला व्यक्ति नूरजहां, संपूर्ण महल को प्रकाश करने वाला। पहले नूरमहल नाम रखा, जब देखा नहीं इसकी रोशनी तो और ज्यादा आगे तक जाती है, तब रख दिए नूरजहां। ठीक है, अब देखिए यहीं पर चूंकि नूरजहां पर इतना ज्यादा अगर मोहित हैं तो नूरजहां भी क्या करेंगी? पति के इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहेंगी। नूरजहां ने भी फायदा उठाया, उन्होंने अपने लोगों को महत्वपूर्ण पद वितरित किए, जैसे एतमादुद्दौला, अस्मत बेगम,
आसफ खां, शहजादा खुर्रम और नूरजहां, इन सबको मिला करके इन्हीं का जो गुट एक बना उसको कहा गया नूरजहां गुट या जुनता गुट। ठीक। और इन सबकी नेता नूरजहां हो गई, क्योंकि सुल्तान के सबसे नजदीक हैं। सुल्तान से जो भी बात ये कहेंगी सुल्तान उसको शहर से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि नूरजहां की किसी बात का अपोज सुल्तान कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुल्तान नूरजहां से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि नूरजहां को नाराज़ करने की कोई बात हो ही नहीं सकती थी, वो सोच ही नहीं सकते थे। ठीक है, अब देखिए स्थिति क्या है। हुआ क्या है कि कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। भाई पिता है तो कुछ न कुछ तो नूरजहां पर कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। असमत बेगम, कुछ समय बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। माँ है, बेटी पर कुछ न कुछ तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। जब इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई तो नूरजहां का जो महत्वाकांक्षा था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, और जब महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो समस्या आने लगती है। नूरजहां के पहले पति शेर अफगन से एक पुत्री हुई थी, नाम था लाडली बेगम। अब वहां शाह तुर्कान इल्तुतमिश के समय उसके और नूरजहां की यहां पर समानता देखी जाती है। ठीक है, जहांगीर का एक पुत्र था शहरयार, इसके विषय में यह कहा जाता है थोड़ा सा मंद बुद्धि था। लाडली बेगम का नूरजहां ने शहरयार से विवाह करवा दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करा दिया तो फिर नूरजहां ने जुनता गुट में शहजादा खुर्रम को क्यों रखा था? अपने दामाद को रखना चाहिए था ना। ये तो बात है, क्योंकि जिस समय इस गुट वर्चस्व में था उस समय ये विवाह संबंध नहीं हुए थे और किसी न किसी शहजादे को यहां रखना था, क्योंकि भविष्य में वही शहजादा मुगलिया सल्तनत का उत्तराधिकारी होता, और अगर हम किसी शहजादे को उत्तराधिकारी बनाए रख सकते हैं तो फिर सत्ता भी हमारे पास संकेंद्रित हो सकती है। अब खुर्रम को ही क्यों? क्योंकि खुर्रम आसफ खां के दामाद थे। ठीक, अब खुर्रम कौन? वही शाहजहां जिन्होंने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवा दिया। इतना पैसा खर्च किया, बहुत पैसा खर्च के ताजमहल बनवाए। अब बेगम मरी कैसे? प्रसव पीड़ा से। ठीक है, वो अलग बातें हैं। अब जब नूरजहां का दामाद यह हो गया मंदबुद्धि, मम्मी पापा का कंट्रोल इसके ऊपर अब खत्म हो गया, तो नूरजहां ने यह सोचा कि क्यों ना अब सत्ता में उत्तराधिकारी जो बनवाना है वो शहरयार को बनवाया जाए, क्योंकि जहांगीर के नज़दीक हैं, जहांगीर इन्हीं की बात सुनेगा। तो अगर जहांगीर से ये कहती हैं नहीं नहीं हमारा दामाद है, लाडली भी तो आपकी बेटी है, क्या हुआ सिर अफगन से हुई है तो, लेकिन है तो आप ही की ना, आपके बेटे हमारे हो गए तो फिर मेरी बेटी आपकी क्यों नहीं हुई? और हम थोड़े गए थे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आपके पास, आप ही तो आए थे मुझसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के, मेरी सारी शर्तें तब आपको स्वीकार थी, तो आज लाडली आपकी बेटी क्यों नहीं हुई? वो भी तो स्वीकार होगी। और अगर आपकी लाडली बेटी हुई तो शहरयार दामाद हुआ कि नहीं हुआ? तो समस्या थी। ठीक, तो अब जहांगीर ने भी शहरयार का पक्ष लेना शुरू किया, और जब जहांगीर भी शहरयार का पक्ष लेना शुरू करेगा तो शहजादा खुर्रम जो जहांगीर के सभी जीवित पुत्रों में सबसे योग्य था, खुसरो को छोड़ दिया जाए तो, खुसरो के विषय में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन खुसरो की अति महत्वाकांक्षा उसको लेकर के डूब गई। ठीक है, शहजादा खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। कहते हैं इनके विद्रोह को दबाने के लिए महाबत खां,
खां को लगाया गया। महाबत खां ने शाहजहां को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा दौड़ाया, बंगाल से दक्षिण, दक्षिण से महाराष्ट्र, गुजरात, और अंत में सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समझौते के लिए बात आ गई। ठीक है, कहते हैं महाबत खां ने विद्रोह को दबा दिया, और जब महाबत ने विद्रोह को दबा दिया तब समस्या ये थी कि फिर खुर्रम के साथ किया क्या जाए, क्योंकि पुत्र मोह वहां पे भी था। उसमें खुर्रम को अपने 2 पुत्र, कौन कौन, दारा शिकोह और औरंगजेब, इन्हें नूरजहां के पास बंधक रखने पड़े। सोचिए क्या स्थिति थी। और पुनः दक्षिण के सूबेदार बनाए जाते हैं। लेकिन भाई महाबत खां ने शाहजहां के विद्रोह को दबाया सुल्तान के कहने पर, नूरजहां के कहने पर, तो क्या महाबत खां उम्मीद नहीं करेंगे कि अगर मैं इस राज्य का खुर्रम के बाद या खुर्रम से या सबसे योग्य सेनापति हूं तो मुझे भी वो सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन नूरजहां ने वो सम्मान दिया नहीं। तो अंततः लाहौर के पास महाबत खां ने जहांगीर को बंदी बना लिया, यानी इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। नूरजहां ने चालाकी से महाबत खां की सेना के निरीक्षण के बहाने वहां पहुंचती हैं और अंततः महाबत खां के विद्रोह को दबाया जाता है। महाबत खां भाग करके कहां पहुंच गए, दक्षिण। शाहजहां आप जान रहे थे कि पापा बीमार रहते हैं, कभी भी ऊपर टपक सकते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा अपने गुट को मजबूत किया जाए। शाहजहां के लिए एक मौका था कि महाबत खां को किसी तरीके से अपने साथ जोड़ा जाए। जैसे ही महाबत खां दक्षिण पहुंचे, शाहजहां ने महाबत से हाथ मिला लिया। महाबत खां उसके एक अच्छे सेनापति हो जाते हैं। तो यहां पर यह चीज हुई। और जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो नूरजहां क्या सोचती थी कि अपने दामाद को हम शासन पर बैठा दें, भैया हैं हमारे तो वो साथ देंगे ही देंगे, केंद्रीय सेनाएं जो हैं वो तो साथ देंगी ही देंगी, दूसरे जो राजपुताने के राजा हैं वो सत्ता का साथ देंगे, तो वो अच्छा रहेगा, यही तो होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में उम्मीद करना कि भैया साथ देंगे, तो तुम अपने दामाद को गद्दी पर बैठाना चाहते हो तो क्या भैया अपने दामाद को गद्दी पर नहीं बैठाना चाहेंगे? भैया भी तो चाहेंगे ना अपने दामाद को गद्दी पर बैठाना, नहीं चाहेंगे? भैया ने भी ठीक वही किया। ठीक, देखिए यहां हुआ क्या। जैसे ही मृत्यु हुई, आसफ खां जो वजीर थे किसके, जहांगीर के, नूरजहां लाहौर में थी, शाहजहां दक्षिण में थे, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आसफ खां ही थे। आसफ खां ने तुरंत ही खुसरो के पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया कि गद्दी खाली ना रहे, और अपने दामाद के पास सूचना भेजी, शाहजहां के पास यानी शहजादा खुर्रम के पास, कि ऐसी ऐसी चीज हो गई, जितनी जल्दी हो सके दिल्ली आ जाओ ताकि तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाए और सेना राजा का साथ दे। चूंकि सबसे शक्तिशाली योग्य युवा या शासन का सबसे योग्य यही व्यक्ति था जहांगीर के पुत्रों में, तो स्वाभाविक है अमीर भी इसका साथ देते। शाहजहां ने दक्षिण से ही सूचना भेजी आसफ खां के पास कि मेरे पहुंचने तक राज्य के जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सबकी हत्या कर दी जाए। ठीक है, आसफ खां ने ठीक ऐसा ही किया। शहरयार भी मारे गए, अन्य जितने भी थे गद्दी के उत्तराधिकारी सबकी हत्या हो जाती है, और अंततः शहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से, नाम बड़ा लंबा है इनका, ठीक है, इस नाम से गद्दी पर बैठता है। नूरजहां को 2 लाख
की पेंशन दे दी जाती है पर मंथ, की वार्षिक पेंशन है शायद, नूरजहां को 2 लाख वार्षिक पेंशन दे दी जाती है और इनको राजनीतिक मामलों से हटा दिया जाता है। नूरजहां भी शहर स्वीकार कर लेते हैं कि नूरजहां के पास इतनी तो शक्ति थी नहीं, पति चले ही गए थे, 2 पति चले गए, तो उसके बाद या तो तीसरा पति आ जाता सत्ता में तब तो ठीक था, तीसरा पति आया नहीं, दूसरे पति का बेटा आ गया तो बेटा अब अम्मस थोड़े शादी कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें खत्म हुई और नया शासक आ गए शाहजहां। कुछ और चीज़ें जहांगीर में, जैसे कुछ विदेशी यात्री भी आए। जहांगीर में सॉरी, पहला तो जहांगीर के शासन को हम चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। इसी के समय अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था। इनके साथ विलियम फिंच भारत आए, ठीक। इनके बाद सर टॉमस रो ये भारत आया। हाँ, सर टॉमस रो के विषय में ये जान जाना कि जब सर टॉमस रो आता है तो वो जो लेटर लेके आया था वो अकबर के नाम से आया था, क्योंकि जब वहाँ सूचना नहीं मिली थी अकबर के मृत्यु की, इसलिए वहाँ ये जानते थे कि अभी भी शासक अकबर ही है, तो अकबर के नाम से। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो उनको पता चलता है नहीं वो जब चले थे तभी अकबर की, उससे पहले डेथ हो गई थी और नए शासक जहांगीर हैं, ठीक है। एडवर्ड टेरी, कुछ प्रमुख लोग, टेरी, ठीक। फ्रांसिस्को वेलसार्ट, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है। जब हम बात करते हैं इनकी तो इनमें भी सबके अलग अलग काम थे, सबने अलग अलग टाइम पर आए। कैप्टन विलियम हॉकिंस, जब हम इनकी बात करते हैं तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपना जो परिचय है वह तुर्की भाषा में दिया। कोई भी बाहरी व्यक्ति आ जाए और वह हमारी भाषा में अपना परिचय दे, बातचीत करे, तो शायद भाषा समान होने की वजह से हमारे बीच में निकटता भी कुछ ज़्यादा आ जाती है। तो जब तुर्की भाषा में इसने अपना परिचय दिया तो वहीं पर जहांगीर इससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं, इसकी बातों से प्रसन्न होते हैं। चूँकि यह किसी का दूत बन करके नहीं आया था, सिर्फ ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से आया था कि कुछ दे दो, एक आध फैक्ट्री वैक्ट्री हम लोग भी कहीं स्थापित कर लें, ये था, ठीक है। तो ऐसे में जब बात की तो जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया। इंग्लिश खां या फिरंगी खां, ये 2 उपाधि दी या नामकरण कर दिया भाई, इंग्लिश खां या फिरंगी खां, ठीक है। इसने जहांगीर के सूबे जो थे, साम्राज्य था, उसको सूबों में नहीं बांटा था, बल्कि इसने उसे 5 बृहद क्षेत्रों में बांटा था। साम्राज्य को सूबों में न बांटकर 5 वृहद क्षेत्रों में बांटा, ठीक है। यानी सूबों की बात कैप्टन विलियम हॉकिंस नहीं करता है, बात आती है विलियम फिंच की, ठीक है। तो जब विलियम फिंच की बात आती है तो विलियम फिंच ने ही सबसे पहले अनारकली की कथा का वर्णन किया, दिख रहा है, हाँ, अनारकली की कथा का वर्णन किया है सबसे पहले विलियम फिंच ने ही। विलियम फिंच ने ही अनारकली की पूरी कथा बताई, जिससे बाद में अंग्रेज सब जान पाए और बड़ी सी चीजें लिखी गई, बड़े शोध भी हुए। अनारकली थी कौन? अनारकली के विषय में यह कहा जाता है ये जहांगीर की प्रेमिका थी। अब विलियम फिंच क्या कहता है? विलियम फिंच ये कहता है कि अनारकली जो है ये अकबर की पत्नी थी। सबसे पहले कहानी ये देने वाला, आप देखिए ये क्या कहता है।
विलियम फिंच अकबर की पत्नी थी और एक दानियाल थी व्यक्ति, इसकी पुत्री थी। ठीक है, जिसका सलीम से अनैतिक संबंध था। यानी चुप्पे चोरी वाला मुलाकात होता था। ठीक है, ये विलियम फिंच का कहना है, भाई मेरा कहना नहीं है, क्योंकि यहां बाप और पूत की बात है, मां बेटे की बात है, भतीजी और चाचा की बात है। समस्या ये आ रही है बाबा और नती पोती की बात है। क्या है रिश्ता, कैसे है, क्या सोच के। अब दानियाल वो किसको बताता, अकबर के बेटे सलीम के भाई को दानियाल कहता।